गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, हेलो हाय। फटाफट बताओ बेटा, आपको आवाज सुनाई दे रही है? मैं क्लियर दिखाई दे रही हूँ? हाय, राधे राधे। आई एम गुड अक्षय, थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट बताओ बेटा, आवाज सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते। क्लियर है? स्टार्ट करें आज की क्लास, है ना? आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है हमको। हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन करेंगे आज की क्लास में। केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। चलो, नाइस नाइस नाइस। चलो स्टार्ट करें बेटा। आज की क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे और एलोट्रोप्स करेंगे। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लिया था। हमने ग्रुप 14 स्टार्ट करा था। 2-5 मिनट जरा तुमसे सवाल जवाब कर लेते हैं, है ना? मेहंदी ओपी, हाँ थैंक यू यार, शादी थी कल, बता तो रखा ही था तुम लोगों को। थैंक यू रिचा, थैंक यू। पहले यार फटाफट से 5 मिनट क्विज करेंगे, क्विक रिविजन करेंगे, तुम लोगों से थोड़े सवाल जवाब। फटाफट से मुझे बताते जाएं बेटा, ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? फटाफट से उन एलिमेंट्स का सिंबल लिख दो, जल्दी बताओ भाई। ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और एक और बताया था आपको। 114 पे कौन सा था? एफएल, फ्लेरोवियम, राइट, एफएल था। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप 14 के अंदर, और ग्रुप 13 के कंपैरिजन में ही पूछूंगी, ग्रुप 13 ग्रुप 14 में बेटा किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? ग्रुप 13 ग्रुप 14 एलिमेंट्स, जल्दी बताओ। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ग्रुप 14 की यार। अक्रॉस द पीरियड साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो ग्रुप 14 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ग्रुप 14 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं फटाफट से। ग्रुप 14 एलिमेंट्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या था? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +4 एंड +2, है ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से नीचे की तरफ +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। -4 सिर्फ कार्बन दिखाता है, बाकी एलिमेंट्स इतना -4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। सो कॉमन इज +4 एंड +2 ऑल्सो। चलिए, डीपीपी में कोई बेटा दुख तकलीफ तो नहीं? डीपीपी सॉल्व हो रही है ना आप लोगों से? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही डीपीपी में? सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर के? नाइस नाइस नाइस, चलिए, है ना? आज वाली क्लास की भी डीपीपी मिलेगी जो आज के टॉपिक पे बेस्ड होगी। कल के लेक्चर में भी डीपीपी मिलेगा बेटा। कल हम कंपाउंड्स करेंगे कार्बन और सिलिकॉन के। सैटरडे की क्लास में जो थोड़ा बहुत अगर रह जाएगा वो टॉपिक करवाऊंगी। और पीवाईक्यू, अगेन जैसे लास्ट हमने एस ब्लॉक में करा था ऐसे ही पी ब्लॉक में करेंगे। आप इस वीक में अब चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट कर दो ताकि आप पी ब्लॉक में, पीवाईक्यू में अच्छे से पार्टिसिपेट करो और आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा मेरे एंड से, इनऑर्गेनिक से। फिर एनवायरमेंटल में देखेंगे बेटा। डीपीपी ललिता मैम बनाती हैं, बट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस हम दोनों डिस्कस करके देते हैं। चलिए, केमिकल रिएक्टिविटी में हेडिंग डालें पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। चलिए, फ्लेरोवियम को नहीं ले रही, मैनमेड एलिमेंट है, सिंथेटिक एलिमेंट था। चलिए बताएं जरा बेटा, अभी अभी वैसे सवाल मैंने तुमसे पूछा ही है। नीचे की तरफ जब आते जाएंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या करती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। Stability of +4 oxidation state decreases down the group and +2 oxidation state stability क्या करती जाती है आपकी? इंक्रीज करती जाती है ना? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाती है ड्यू टू आईपीई। आईपीई क्या था आपका? इनर्ट पेयर इफेक्ट।
इनर्ट पे और इफेक्ट। चलिए मुझे जरा बताएं बेटा, लेड के लिए +2 और +4 में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा? जल्दी से बता दो यार। लेड के लिए +2 +4 में से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा? विच विल बी मोर स्टेबल, लेड +2 या लेड +4? +2 स्टेबल होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा Pb+4 क्या कैसा बिहेव करता है अगर आपके पास लेड +4 के कंपाउंड्स होते हैं या Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है, तो वो आपका बहुत ही बढ़िया क्या एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जरा बताओ यार कैसे? अरे इलेक्ट्रोफाइल कहां से लेकर आ गए तुम यार? ऑर्गेनिक थोड़ा ना बढ़ा रही हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लेकर आऊं। अब देखो यार, ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो लेड +4 क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा यार? आपका लेड +2 में। और ये इसी में तो कन्वर्ट होना चाहता है। क्यों होना चाहता है? क्योंकि इसके लिए जो +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए लेड +4 क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा इलेक्ट्रॉन लूज थोड़ा ना करेगा आर्ची। +4 से +2 बनने के लिए तो बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा ना। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हाँ ठीक है, आई थिंक आर्ची तुम्हें अपनी गलती पता चल गई, कोई बात नहीं। ओ यार तुम लोगों ने बताया नहीं और तब से मैंने भी ध्यान दिया नहीं। ये तो लोल हो गया मेरे से। आई डिड नॉट नोटिस कि मैंने माइक गले में डाल रखा है और मैं कह रही यार कुछ तो अधूरा लग रहा है, क्योंकि मैं बाहर कॉफी पी रही थी समाप्ति मैम के साथ और मैं ऐसे ही माइक डाल के घूम रही थी कि तब कौन लगाए। ओ यार कोई नहीं यार, कोई बात नहीं। आवाज तो तुमको तब भी आ रही थी ना यार, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। अच्छा एक ने नोटिस करा था, आज था तुमने कर लिया था तो बता देते यार तुम मुझको। ओ यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई ना। जो मतलब मेरी ताऊ जी की बेटी की शादी थी कल सुबह 5 बजे फेरे और विदाई हुई। 6 AM आई थिंक आई केम बैक टू माई होम। आई स्लेप्ट हार्डली फॉर 4-5 आवर्स। फिर अपने घर से यहाँ आने में मुझे 1-1.5 आवर लग जाता है। सो मैं आधी तो नींद में हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट थैंक यू यार, तुम बहुत क्यूट हो यार तुम सारे ना। एक बोल रहे दीपांचन मैम यही ट्रेंड है ना, ऐसे ही पढ़ा देती, कोई बात नहीं यार। चलो सो लेड +4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। विशु मैं अपना घर थोड़ा ना बताऊंगी, पहुंच जाओगे तुम। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जरा -4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की। अगर आपसे पूछा जाए जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, फटाफट से बताओ यार, घटेगी बढ़ेगी? जल्दी बताओ। -4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? टेंडेंसी टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स यार। -4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी क्या करती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं। और कार्बन भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है बट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। और नीचे की तरफ आ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की, है ना। सो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बहुत ही कम होती है, इसलिए हम बोलते हैं दिस इज नॉट अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 14 के लिए जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 14 की वो कौन कौन सी है? एक तो आपकी +4
और कौन सी है आपकी +2। -4 हम लोगों को इतना नहीं मिलता। यहां तक कहानी क्लियर है? नेक्स्ट चले। हाँ बेटा, आज 5:30 स्टार्ट हुई है आप लोगों की क्लास। देयर वाज सम माइक इशू ना लास्ट क्लास में, आप लोगों का कुछ हुआ था शायद, एक ईयरफोन्स में लेफ्ट में एक में आवाज आ रही थी एक में नहीं, तो उस इशू को वो रेक्टिफाई कर रहे थे, इसीलिए रादर देन 5:15 योर क्लास स्टार्टेड एट 5:30, है ना। चलो अब आते हैं, पहली हमें केमिकल रिएक्टिविटी पढ़नी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स है बेटा, ये दो तरह की ऑक्साइड्स बनाते हैं, दो तरह की ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक तो MO और दूसरा कौन सा बनाते हैं MO2। MO में बेटा यहाँ पे मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा होगा, +2 ना यार। MO2 में फटाफट से बताओ क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जल्दी बताओ यार। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का +2 है या एलिमेंट का यहां पर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा MO2 में यार, +1 कैसे आ सकता है बेटा, +1 कैसे आएगा यार बताओ मुझे। एक ऑक्सीजन पे बेटा कितना होता है -2, यहाँ पे +4 होगा, तभी तो जब तुम काटोगे यहाँ पे 2 आएगा या 1 आएगा, क्रॉस करोगे तभी तो फॉर्मूला क्या आएगा MO2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा एलिमेंट का, +4 होगा ना यार, ये तो बचपन की चीजें हैं। चलिए जरा MO की ऑक्साइड्स लिखते हैं, CO, कार्बन के बाद आएगा सिलिकॉन SiO, फिर क्या आ जाएगा आपका GeO। चलिए नेचर बताएं जरा बेटा, ये आपने पढ़ रखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड कौन से नेचर की होती है, न्यूट्रल, इट्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। SiO एग्जिस्ट नहीं करता, so SiO exists only at higher temperature, it exists only at higher temperature। बट अगर मैं नेचर की बात करूं तो सिलिकॉन की जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक, ठीक है। GeO की बात करूं, जर्मेनियम ऑक्साइड, जहां पे जर्मेनियम +2 दिखा रहा होगा, दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक, दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक। और टिन और लेड की जो ऑक्साइड होती है बेटा, ये कैसी होती है आपकी एम्फोटेरिक। ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जब हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया था, तो आपको याद है ना, हमने ZNO, PbO, SNO इन सब का रिएक्शन कराया था। सो हमने वहां पे, हाँ बेटा अथर्व तुम सही कह रहे हो, मैं कटरीना की शादी में गई थी, मैं ही तो स्पेशली इनवाइट हुई थी, उसने मेरे को पर्सनली मैसेज करा था कि आशिमा तुम नहीं आओगी तो फिर शादी नहीं कर पाएंगे हम, है ना। कैसी बातें करते हो, मेरे इंतजार में बैठी है क्या वो शादी के लिए। चलिए MO2 टाइप की ऑक्साइड में क्या क्या बनेगा आपका बेटा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या आ जाएगा आपका SiO2, GeO2, SnO2 और क्या हो जाएगा आपका PbO2। चलो ये तीनों की तीनों ऑक्साइड्स, अब ध्यान देना है बेटा, ध्यान देना है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड आपका कैसा होता है, एसिडिक। सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी एसिडिक, जर्मेनियम डाइऑक्साइड भी कैसा होता है आपका एसिडिक। तो ये तीनों के तीनों ऑक्साइड आपके कैसे हो गए, एसिडिक हो गए, एसिडिक। इसके अलावा SnO2 और PbO2 टिन और लेड की बेटा, चाहे नॉर्मल ऑक्साइड है चाहे डाइऑक्साइड, दोनों ही कैसी होती हैं आपकी, एम्फोटेरिक होती हैं, दोनों ही आपकी कैसी होती हैं, एम्फोटेरिक होती हैं, ठीक है। यहां तक नोट करो बेटा। इसके अलावा थोड़ा स्ट्रक्चर पे भी देख लेते हैं, बाकी SiO2 का तो पढ़ाएंगे ही। CO2 जो होता है बेटा वो एग्जिस्ट करता है मोनोमेरिक,
मोनोमेरिक का मतलब है सिंगल यूनिट की तरह एग्जिस्ट करता है। आपने CO2 का स्ट्रक्चर हमने पढ़ ही रखा है, ये होता था ना CO2 का स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसके अलावा SiO2 के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये 3D नेटवर्क सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है। 3D नेटवर्क सॉलिड SiO2 3 डायमेंशनल होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब सिलिका पढ़ाऊंगी कल की क्लास में तो तब इसका स्ट्रक्चर करेंगे। इसके अलावा जर्मेनियम, टिन और लेड जितने भी हैं ये सारे के सारे स्ट्रक्चर वाइज कैसे होते हैं? दे ऑल आर नेटवर्क सॉलिड्स विद ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 sp3d2। यहां तक सारा नोट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, रिएक्टिविटी विद वाटर। चलिए सेकेंड हेडिंग डालें बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, है ना। SiO2 का बेटा लिखा तो है नेचर, ये तीनों ही एसिडिक है ना, तीनों का नेचर एसिडिक है। एक कह रहा गाना सुना दो, 2 क्लास बची है। मैंने बोला तो लास्ट क्लास में सुनाऊंगी, लास्ट क्लास में डॉली मैम को लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरे बाद डॉली मैम आएंगी तो फिर हम दोनों एक गाना साथ में गा देंगे। मेरी आवाज को वो सुपर इम्पोज कर देंगी तो तुम लोगों को मेरी आवाज कम सुनाई देगी, उनकी आवाज ज्यादा सुनाई देगी। चलो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर की बात करें बेटा तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम डू नॉट, शॉर्ट में लिख रही हूं, थ्योरी एनसीईआरटी से बाद में पढ़ लेना। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये तीनों तो पानी के साथ नहीं रिएक्ट करते, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं टिन की। टिन जो होता है वो स्टीम की प्रेजेंस में बेटा डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, सो जब हम टिन से स्टीम को पास कराते हैं तो आपको मिलता है बेटा SnO2 और कौन सी गैस रिलीज हो जाती है आपकी? H2। फटाफट से इसको बैलेंस कर दो यार बेटा। MO लिमिटेड ऑक्सीजन में बनता है, ये एक्सेस ऑक्सीजन में बनता है, ये तो आपने पढ़ ही रखा है ना 10वीं से, 10वीं भी क्या 7वीं 8वीं से पढ़ रहे हो। कोल को लिमिटेड एयर में बर्न करते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। CO आपका पॉइजनस भी होता है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। बैलेंस करना है यार, ध्यान भटका देते हो तुम यार। 2 और H2 को बैलेंस करने के लिए 2, यही आ रहा है 1-2-1-2 कोफिशिएंट। बहुत बढ़िया दीपशिखा, मिलिंद्राज, हर्षवर्धन, निकिता, अभय गुप्ता, वेरी नाइस यार। चलो सो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम पानी के साथ नहीं रिएक्ट करते। टिन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा SnO2 क्या हो जाएगा आपका? टिन डाइऑक्साइड। और यहां पे टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा? +4। तो टिन डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो लेड होता है, लेड, ठीक है, लेड भी it also, it doesn't get affected with water or by water, it does not get affected by water, maybe because of the presence of, maybe because of the presence of protective oxide लेयर, है ना। सो लेड के ऊपर क्योंकि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है PbO की, तो वो आपका और PbO2 भी बन सकता है, बट ऑफ कोर्स PbO इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू PbO2। तो जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है वो उसको वाटर के साथ रिएक्शन से बचा लेती है। ठीक है, सो अगर मैं ब्रीफ बोलूं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड
पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और टिन रिएक्ट कर रहा है तो स्टीम के साथ कर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो मतलब आपका जो स्टीम है उसको डिकम्पोज कर रहा है और खुद SnO2 बना देता है और पानी को डिकम्पोज करके H2 रिलीज कर देता है। नेक्स्ट चले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, वहां पे हमें काफी कुछ पढ़ना है। अच्छा, एक बोल रहा है हर्ष सर को भी गाने के लिए ले आना। ठीक है यार, मैं कोशिश करूंगी। हालांकि मैंने आज तक खुद सर का कभी गाना नहीं सुना, वो तो अलग स्वैग में आते रहेंगे क्लास के अंदर। सो ट्राई करेंगे फिर भी। चलिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात करते हैं बेटा। सो यहाँ पे जब ये रिएक्ट करेंगे तो दो तरह की हेलाइड्स बनाएंगे, दो तरह की हेलाइड्स बनाएंगे, MX2 और कौन सा बन जाएगा आपका MX4, यही बनेगा ना यार, MX2 और दूसरा क्या बन जाएगा आपका MX4, यही होगा। चलिए अगेन, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +2 और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखाएगा यार +4। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं नीचे आते हुए कौन से हेलाइड बनाने की स्टेबिलिटी बढ़ेगी यार, जल्दी बताओ भाई। MX2 बनने की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या MX4 बनने की स्टेबिलिटी बढ़ेगी डाउन द ग्रुप? जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दे यार। डाउन द ग्रुप। बहुत बढ़िया फरा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस कृतार्थ, आयुष, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप, अगेन स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता जाता है, जिसकी वजह से MX2 की स्टेबिलिटी क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है एज कंपेयर टू MX4। सो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ड्यू टू अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, चलो अब जरा पहले मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगी। CX4, SiX4, GX4, चलो आपको मुझे बताना है थर्मल स्टेबिलिटी के लिए कहां साइन लगाऊं यार, जल्दी से बताओ भाई। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी, सोच के बताएं जरा बेटा। वाह वाह यार वाह, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सोच लो अभी भी बेटा, सोच लो अच्छे से। यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी बेटा डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्या करती जाती है आपकी, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप यार। और एक और, रुको जरा, रुको 1 मिनट, मुझे इसकी भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना। ये सब तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में भी पढ़ रखा होगा तुमने। बताओ जरा, CF4, CCl4, CBr4, CI4, इसकी भी थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी यार, डिक्रीज करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है यार, थोड़ा सा ध्यान देना है। सो जब आप थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें यार, देखो जब आप हैलोजन जो भी हो, आप नीचे की तरफ आ रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। सो यहां पर क्या हो रहा है, जो पोलैरिटी होगी मॉलिक्यूल की वो कम होती जाएगी। यहां पे क्या है, मेरा जो सेंट्रल एटम है बेटा नीचे की तरफ आते हुए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जा रहा है। तो जब हम डाउन जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, TS समझ जाना, थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीजेस, decreases as atomic number increases due to decrease in polarity, due to decrease in polarity। मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है वो क्या करती जा रही है आपकी, डिक्रीज करती जा रही है।
इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है हीट की तरफ स्टेबिलिटी वो कम होती जा रही है, यानी आप हीट करोगे कंपाउंड आसानी से टूट जाएगा। इसके अलावा कार्बन की हेलाइड्स में बात करूं CF4, CCl4, CBr4, CI4, यहाँ पे भी आपका जो डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे हो, डाउन द ग्रुप नहीं है मतलब कार्बन सेम है, हैलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे आप तो कार्बन है, हैलोजन के साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी, है ना। पहले कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड था, अब कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड बड़ा हुआ, कार्बन ब्रोमीन का और बड़ा हुआ, कार्बन आयोडीन का और बड़ा हो गया। बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा तो भी हम बोल सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती जाएगी, आपकी डिक्रीज करती जाएगी। तो हम ये लॉजिक भी लगा सकते हैं ना यार। चलिए इन सारे मॉलिक्यूल्स में बेटा ये जो आपकी टेट्राहेलाइड्स हैं, टेट्राहेलाइड्स, अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहां पे जल्दी जल्दी से जवाब देते जाओ यार। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहां पर, ज्योमेट्री क्या होगी यहां पर, जल्दी जल्दी बताना है। बॉन्ड एंगल क्या होगा, सारी बातें बता दो फटाफट से। टेट्राहेलाइड्स में बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, sp3, sp3। अरे ट्राइगोनल प्लेनर क्यों होगा बेटा, चारों बॉन्ड एंगल ही तो है, कोई लोन पेयर थोड़ा ना है। ये जो कार्बन की जितनी भी ये हेलाइड्स होती हैं या ग्रुप 14 की सारी आपकी कैसी हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, यहाँ पे ऑक्टेट एक्सपैंड हो रखा है, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। सो यहाँ पे ज्योमेट्री आपकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल, है ना। बॉन्ड एंगल कितना होता था टेट्राहेड्रल के अंदर, 109 डिग्री 28 मिनट। इसके अलावा शेप भी, ज्योमेट्री एंड शेप दोनों के दोनों आपके यार यहां पर क्या होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलें, यहां तक चलें आगे। चलें नेक्स्ट लिखें, लेड के केस में, लेड के केस में अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो पहली बात तो लेड की +4 की हेलाइट स्टेबल नहीं होती, स्टेबल ही नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लेड की ज्यादा स्टेबिलिटी इज टुवर्ड्स +2 रादर देन +4। इसके अलावा PbI4, ठीक है, लेड टेट्रा आयोडाइड बेटा डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पर जो I- होता है, I- it is I- is a good reducing agent, good reducing agent and reduces lead +4 to lead +2, ठीक है। तो यहां पे क्या करता है, जो I- होता है PbI4 इसीलिए एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पे जो I- होता है वो क्या करता है, लेड +4 को +2 में रिड्यूस कर देता है, क्योंकि +2 ज्यादा स्टेबल होती है लेड के लिए। एंड खुद क्या कर जाएगा यार, ऑक्सीडाइज, एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू, खुद किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा, I2 में, I2 में। एक बोल रहा है कवर की CF4 में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, बेटा बैक बॉन्डिंग कैसे होगी मुझे आप बताएं जरा। कवर, आपको बैक बॉन्डिंग समझ आई थी क्या, कार्बन के अंदर कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, अगर CF4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चारों ऑर्बिटल में चारों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जब कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो फ्लोरीन कहां पर बैक डोनेट करेगा, BF3 में, इसीलिए हो रहा था क्योंकि वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो और एक p का ऑर्बिटल खाली था, खाली था। हाँ हर्षवर्धन, PbI2 इज पॉसिबल, PbI2 तो एग्जिस्ट भी करता है, लेड आयोडाइड तुमने 10वीं में पढ़ा तो था यार, येलो कलर का PPT बनता है, येलो कलर का PPT बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। सो लेड
टेट्रा आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि यहां पर जो I माइनस था आयोडाइड आयन, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन में, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। आई होप बैलेंसिंग समझ आ रही होगी। और लेड को +4 से किस में रिड्यूस कर देता है? लेड +2 में। किस में रिड्यूस कर देता है? लेड +2 में। सो PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट बट PbI2 या ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट, क्योंकि लेड के लिए वैसे भी +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू +4। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। चलिए सो यहां पे लिखें एक्सेप्ट कार्बन tetrahalides, except carbon tetrahalides, all halides undergo hydrolysis। बाकी सारे के सारे हाइड्रोलिसिस जाते हैं, बस कार्बन की जो टेट्राहेलाइड्स होते हैं यानी CF4, CCl4, CBr4, CI4, ये पानी के साथ हाइड्रोलाइज नहीं करती है ना। एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि सिलिकन की हेलाइड हो गई आपकी यार SiCl4 है ना, Ci क्यों बोला, SiCl4। पानी के साथ जब हाइड्रोलाइज करता है यानी पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहां पर क्या होता है, आपका वाटर से जो OH माइनस होता है यार, वो यहाँ के Cl माइनस को रिप्लेस करता जाता है। इट्स मोर ओवर लाइक यू कैन से अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, काइंड ऑफ। तो यहाँ पे आपका क्या बनता जाता है? SiOH4, ठीक है ना। चारों जो Cl है, चारों जो क्लोरीन है, वो किससे रिप्लेस होते जाते हैं? आपके क्लोराइड आयन से होते जाते हैं, और आपका SiOH4 बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है? आपका HCl। सो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस एसिड का नाम होता है सिलिसिक एसिड। क्या नाम है इसका? सिलिसिक एसिड। बैलेंस करें बेटा इसे फटाफट से। वन फोर यही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए इसके अलावा जब आपका सिलिकॉन फ्लोराइड SiF4 पानी के साथ हाइड्रोलाइज होता है तो आपको मिलता है बेटा SiO2। SiO2 क्या हो गया? आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम सिलिका भी बुलाते हैं। साथ में आपको मिलता है H2SiF6 which is called as फ्लोरोसिलिसिक एसिड, ठीक है। और ये क्या बन गया? SiO2 आपका सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फटाफट से, अच्छा एक बार ध्यान से सुनो यार, ये जो H2SiF6 होता है फ्लोरोसिलिसिक एसिड, ये यूज होता है इन एचिंग ऑफ ग्लास। एचिंग ऑफ ग्लास क्या होता है? तुमने देखा होगा यार, कार वगैरह के पीछे बहुत लोग जो बैक वाला शीशा होता है गाड़ी का, उसमें कुछ ना कुछ लिखवा लेते हैं आलतू फालतू, है ना। कोई कुछ लिखवा लेता है, कोई कुछ लिखवा लेता है, तो उस चीज को हम बुलाते हैं एचिंग। एचिंग का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ स्क्रिबल, लिखवाना, लिखना। सो जैसे हम मेटल्स में भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेंडेंट्स होते हैं जिसमें मेटल या गोल्ड के पीस पे लोगों का अल्फाबेट लिखा होता है, मान लो A लिखवाया, तो इस प्रोसेस को बुलाते हैं एचिंग। एचिंग ये वाली स्पेलिंग होती है, एचिंग, ETCHING, एचिंग, ठीक है। सो जो आपका फ्लोरोसिलिसिक एसिड होता है ये आपका एचिंग में यूज होता है। हाँ बेटा, सिलिसिक एसिड इज एन एसिड, टेट्राबेसिक है। आप इसको H4SiO4 भी लिख सकते हैं, H4SiO4। नीचे वाले को बैलेंस करो यार, एक ने बैलेंसिंग बताई है।
3 2 1 2, 3 2 और 3, 3 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 3 2 1 2 होगा, ठीक है। हाँ, कार्बन की टेट्रा हेलाइड्स बेटा इसीलिए हाइड्रोलिसिस नहीं जा रही होती क्योंकि कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो वो आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता, ठीक है। यहां तक नोट हुआ? नेक्स्ट चलें टॉपिक पे। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? हाँ, नहीं बेटा बुरी नजर वाले तो ज्यादातर बोर्ड लिखवा लेते हैं, बट एचिंग में यही होता है, कुछ लोग अपना सरनेम गाड़ी के पीछे लिखवा लेते हैं। स्टिकर लगाना इज अ डिफरेंट थिंग। एचिंग का मतलब होता है जब कोई चीज एनग्रेव हो गई अंदर, मतलब मेटल या ग्लास के ऊपर। तो आपका फ्लोरोसिलिसिक एसिड आपका ग्लास एचिंग में यूज होता है, जब शीशे वीशे पे कुछ लिखवाते हैं। हेडिंग डालो तब तक फटाफट से। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनॉमलस बिहेवियर। Important trends and anomalous behavior of carbon, है ना। चलो फटाफट से बता दो यार, कार्बन का एनॉमलस बिहेवियर बेटा किस किस वजह से अराइज होगा, किस किस वजह से अराइज होगा। पहला रीजन क्या हो जाएगा, वही सारी बातें हैं यार जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, स्मॉल साइज। सेकेंड रीजन क्या हो जाएगा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, कार्बन की अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। और चौथा रीजन क्या हो जाएगा इसका, ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते तो अपना कोवेलेंस या ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पाता, कोऑर्डिनेशन नंबर या कोवैलेंसी 4 ही दिखाता है, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, है ना। चलिए इसके अलावा यार कार्बन जो होता है, कार्बन इट फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है मेरा पी पाए पी पाए, पी पाए पी पाए मल्टीपल बॉन्ड। पी पाए पी पाए का मतलब क्या है, कार्बन का पी ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का भी पी ऑर्बिटल, साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड मिलता है वो आपको कैसा मिलता है, पाई बॉन्ड मिलता है। सो पी पाए का मतलब क्या है कि कार्बन जो है यार वो खुद के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। ये वाला बॉन्ड सिग्मा होगा, ये वाला पाई होगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन में भी ये बॉन्ड सिग्मा होगा, ये पाई होगा, ये पाई होगा। तो यहां पर जो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी बेटा वो कौन सी होगी, आपकी पी पाई होगी। इसका भी पी ऑर्बिटल, इसका भी पी ऑर्बिटल, साइडवेज ओवरलैप करता था ना यार, तुमको मैंने इथेन इथीन इथाइन के स्ट्रक्चर पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग में, जिसको याद ना हो वो एक बार वहां पे नहीं बेटा, कार्बन डायगोनल रिलेशनशिप नहीं दिखाता। डायगोनल रिलेशनशिप पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 3 ही मिलते हैं आपको जो बता रखे हैं। सो कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी पी पाए विद इटसेल्फ, खुद के साथ तो बनाता ही है, विद इटसेल्फ एंड ऑल्सो विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है, जैसे कि यार देखो आपका सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्डो में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन का सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड होगा, पी पाए मल्टीपल बॉन्डिंग होगी। इसके अलावा आपका कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर ये वाला बॉन्ड सिग्मा होगा, ये पाई होगा, ये पाई होगा, ठीक है। पर जो बाकी मेंबर्स होते हैं, थैंक यू उज्जवल, तुमने डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बता दिया, 154, 134, 120। आई एम ग्लैड तुमको वो वैल्यूज याद है। सो कार्बन के अंदर ये खास बात भी है कि कार्बन क्या करता है, खुद के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बना सकता है। बट अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं या और नीचे मेंबर्स की बात करूं तो वो पी पाए मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाते। अगेन रीजन क्या होता है,
सिलिकॉन का साइज बढ़ जाता है। सिलिकॉन का साइज बढ़ जाने की वजह से पी ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा। एक सिलिकॉन और दूसरे सिलिकॉन दोनों के पी ऑर्बिटल का साइज तो बढ़ेगा। पी ऑर्बिटल का साइज बढ़ने से क्या होता है बेटा, जो साइडवेज ओवरलैप होता है वो बढ़िया नहीं होता। अगर ओवरलैप अच्छा नहीं है तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूटेगा ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्बन में तो आपको पी पाई मल्टीपल बॉन्ड मिलता है, बट सिलिकॉन या बाकी मेंबर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिखाते, क्योंकि पी ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ेगा, ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा, ओवरलैप अच्छा नहीं होगा। साइडवेज ओवरलैप अगर अच्छा नहीं है तो बॉन्ड वीक है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, बॉन्ड स्टेबल ही नहीं होता। यहां तक सॉर्टेड है। इसके अलावा कार्बन यार एक और बहुत अच्छी चीज दिखाता है। कार्बन जो है वो बहुत बढ़िया क्या दिखाता है, इट शोज कैटिनेशन। जल्दी से बता दो मुझे कैटिनेशन क्या होता है, सब तुम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटिनेशन बेटा? कैटिनेशन क्या होती है आपकी? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद से जुड़ने की प्रॉपर्टी है ना। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि कार्बन खुद के साथ जुड़ जुड़ के बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है। कार्बन शोज कैटिनेशन, जिसकी वजह से ये ओपन चेन है ना। इसके अलावा ब्रांच्ड चेन और क्लोज चेन कंपाउंड्स भी बनाता है। ओपन चेन, ब्रांच चेन यानी स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन की वजह स्ट्रेट चेन कर देती हूं, है ना। इट फॉर्म्स स्ट्रेट चेन, इट फॉर्म्स ब्रांच चेन, इट फॉर्म्स क्लोज चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन में भी आपने पढ़ा होगा बेटा होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जो कार्बन 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 की क्लोज चेन होती है, हेट्रोसाइक्लिक जिसमें कार्बन के अलावा कोई और भी हो सकता है, जैसे आपका फ्यूरान, थायोफीन हो गया, आपका पायरोल हो गया, पिरिडीन हो गया, ये सारे आपके हेट्रोसाइक्लिक में आते हैं। सो आपका जो कार्बन है वो कैटिनेशन दिखाता है, सेल्फ लिंकिंग है, खुद के साथ जुड़ता जाता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है, क्लोज चेन बनाता है। क्लोज चेन खुद के साथ भी बना सकता है, क्लोज चेन किसी और नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ भी बना सकता है, ठीक है। कैटिनेशन का ऑर्डर हमको बहुत बार पूछा जाता है, तो कैटिनेशन टेंडेंसी या कैटिनेशन का ऑर्डर। कैटिनेशन की टेंडेंसी अगर मैं बात करूं तो कार्बन के अंदर तो भरपूर मात्रा में है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, और फिर जर्मेनियम और टिन की ऑलमोस्ट बराबर होती है। कार्बन के अंदर तो बहुत ज्यादा होती है, लेड तो बिल्कुल ही नहीं दिखाते क्योंकि लेड तो एकदम मेटल हो जाता है आपका। सो इट डज नॉट सेल्फ लिंक विद इटसेल्फ। सो ये ऑर्डर आपको बेटा ध्यान रखना है कैटिनेशन का, ठीक है। यहां तक नोट करो, फिर आगे चलेंगे। एलोट्रोप स्टार्ट कर रही हूं मैं। चलिए बात करते हैं जरा एलोट्रोप्स की। पहले मुझे जरा फटाफट से डेफिनेशन सुनाएं। व्हाट आर एलोट्रोप्स? व्हाट आर एलोट्रोप्स यार? एलोट्रोप्स क्या होते हैं? जल्दी बताओ यार, तुमने आइसोमेरिज्म पढ़ा, तुमने कैटिनेशन पढ़ा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलोट्रोप्स? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो एलोट्रोप्स बेसिकली क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, different physical forms of the same element, having same chemical properties, but क्योंकि फिजिकल अरेंजमेंट अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यही होता है ना।
एलोट्रोप्स 10वीं में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में इतना तो पढ़ा ही है. Different physical forms of the same element having same chemical properties but different physical properties. चलिए. Except lead. एक्सेप्शन आ गया बेटा, हाइलाइटर तैयार रखे और हाईलाइट कर लें. Except lead, all group 14 members, all group 14 members form एलोट्रोप्स. सिर्फ लेड को छोड़कर बेटा ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपका क्या फॉर्म करते हैं? एलोट्रोप्स फॉर्म करते हैं. ऑल ग्रुप 14 मेंबर्स फॉर्म एलोट्रोप्स. इसके अलावा ये ध्यान रखना ग्रुप 14 के अंदर जो 10 है आपका 10, इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोट्रोप्स. बट हमारे सिलेबस में 10 के एलोट्रोप्स पढ़ना नहीं है. ये कॉलेज के लेवल पे हम पढ़ते हैं बट आपको नहीं पढ़ना अभी. ठीक है. सो ग्रुप 14 में सारे एलोट्रोप्स बनाते हैं, लेड नहीं बनाता. और ग्रुप 14 में सबसे ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म किसके एग्जिस्ट करते हैं? आपके टिन के एग्जिस्ट करते हैं. पर हमें तो सिलेबस में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है तो हम तो वही पढ़ेंगे. अब जरा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करें. सो बेटा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को हम दो में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, दो में ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं. वन इज कॉल्ड एज योर क्रिस्टलाइन फॉर्म, या फिर क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. एंड अनदर इज कॉल्ड एज योर एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन या एमोर्फस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. अबे यार इरेज ही कर देती मैं. जल्दी से मुझे बताएं क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस? क्रिस्टलाइन नाम से समझ आ रहा है यार, जहां पे एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, एक डेफिनेट शेप होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है. एमोर्फस में क्या होता है? इरेगुलर अरेंजमेंट है, कुछ भी जुड़ा हुआ है, कहीं भी कुछ भी है, इरेगुलर शेप है. तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है? यू हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, एक रेगुलर अरेंजमेंट, एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है. जबकि एमोर्फस फॉर्म में क्या होता है? रैंडम, या जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेटा कैसे अरेंज हो रखे होते हैं? इरेगुलर, कुछ भी कहीं भी जुड़े होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है इनको. इरेगुलर अरेंजमेंट होता है. बाकी सॉलिड स्टेट में जब आप 12th में जाओगे, सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है, वहां पे यू विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स. ठीक है. क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमें कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स पढ़ने हैं. फर्स्ट डायमंड, पहला डायमंड पढ़ेंगे. दूसरा हम पढ़ेंगे अभी ग्रेफाइट. तीसरा पढ़ेंगे हम अपना फुलरीन. ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे हम फुलरीन. एमोर्फस में आपका क्या क्या आ जाता है? कोल. तुम सबने यार कोल देखा ही होगा, कोल तो देख ही रखा है ना. कोल की कोई शेप थोड़ा ना होती है फिक्स्ड, कोई क्रिस्टल अरेंजमेंट नहीं होता, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता. यू हैव चारकोल एंड यू हैव लैम्प ब्लैक, जिसको हम सूट भी बुलाते हैं. तेनू सूट करदा नहीं, यही गाना है ना? तेनू सूट नहीं, क्या है गाना यार बताना? तेनू सूट करना है? हाँ, वो वाला नहीं है. इट इज SOOT वाला, SOOT, लैम्प ब्लैक या सूट. ये सूट ईटिंग वाला नहीं है. ओए ओए ओए, ये सूट ईटिंग वाला नहीं है. ये सूट आपका तब बनता है जब आपने देखा होगा दिवाली वगैरह पे बहुत लोग दिए के ऊपर ऐसे आधा वो प्लेट टाइप रख देते हैं. तो जब आपके कार्बन के पार्टिकल्स पूरी तरह कंबस्ट नहीं हो पाते, तो जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जो ब्लैक डिपॉजिट की तरह आ जाता है, जिसको लोग काजल बना लेते हैं दिवाली के दिए से, तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो ब्लैक डिपॉजिट होती है उसको हम सूट बोलते हैं. ठीक है, यहां तक नोट हुआ? चलें आगे. चारकोल भी बेटा फर्दर क्लासिफाइड होता है. एनिमल चारकोल,
बोन चारकोल, वुड चारकोल, अलग अलग तरीके का होता है, बट हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म पढ़ना है. वी हैव टू स्टडी क्रिस्टलाइन फॉर्म. चले चलो पहला पढ़ेंगे डायमंड. डायमंड वैसे तुमने 10th में पढ़ रखा है, तो मैं मेन पॉइंट्स लिखूंगी और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. वैसे तो हम पे बहुत टाइम है क्योंकि तुम्हारी क्लास भी लेट शुरू हुई है, 5:30 बजे. चलो डायमंड में बात करते हैं बेटा. ईच कार्बन is attached with 4 other carbon atoms, giving a 3D network like structure. है ना. डायमंड के अंदर बेटा एक कार्बन कितनी कार्बन से जुड़ा होता है? 4 और कार्बन से जुड़ा होता है ना. एक कार्बन आपका कितनी कार्बन से जुड़ा होता है? 4 कार्बन से. फिर ये कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिए, फर्दर 300 और जुड़ी होगी. एक से तो जुड़ी है ना, 300 और जुड़ी होगी, यानी टोटल 4 से जुड़ी होगी. ऐसे ही एक से जुड़ी है, 3 और कार्बन से जुड़ी होगी. ऐसे ये भी 3 और से जुड़ा होगा, मतलब एक से तो जुड़ा ही है. एक कार्बन इन टोटल कितने से जुड़ा होगा? 4 से. ठीक है. सो इन डायमंड ईच कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स. अब जरा बेटा ध्यान से समझो, यहीं पे सारी प्रॉपर्टी समझा दूंगी मैं तुमको. देखो यार, इस कार्बन पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन से इसने शेयर कर लिए. क्या यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? विल देयर बी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट? जल्दी बताओ भाई. जल्दी बताएं बेटा. ये डायग्राम मत बनाओ, ये वाला बना लो. ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, आपसे कोई पूछेगा नहीं डायग्राम बनाने को. नहीं तो डायमंड के अंदर क्या होता है, क्योंकि हर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी 4 कार्बन के साथ शेयर हो रखे होते हैं. 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे. अच्छा खासा बॉन्ड जो है काफी स्ट्रॉन्ग है. 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, पैटर्न अपने आप को रिपीट करता जाता है. क्या डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? जल्दी से बता दो यार. क्या डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? जल्दी बताएं बेटा. नहीं, नो, नेवर, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता. डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा मुझे फटाफट से बताओ बेटा, यहां पर देखो, जरा ध्यान से देखना, इस वाली कार्बन को देखो. ये कार्बन कितनी और कार्बन से अटैच हुई? 1. मैं पिंक से दिखा रही हूं. 2, 3 एंड 4. टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा बेटा. हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का कितना होता है डायमंड के अंदर? द हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा आपका? sp3. टेट्राहेड्रल है ना, sp3 अरेंजमेंट होगा आपका. टेट्राहेड्रल है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, नेटवर्क लाइक सॉलिड होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं. इसके अलावा डायमंड के अंदर जो कार्बन का बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है, जो कार्बन का बॉन्ड लेंथ है वो कितना होता है यहां पर? 154 पिकोमीटर. कितना होता है आपका? 154 पिकोमीटर. चलो स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, हमें समझ भी आ गया. अब जरा डायमंड की फटाफट से प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी लिखेंगे. डायमंड यार हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस है ना. नेचुरली अकरिंग डायमंड जो है वो यार सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है नेचुरली.
आर्टिफिशियली तो हमने बना रखे हैं, बट नेचुरली तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस, ठीक है। इसकी डेंसिटी या बेसिकली अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ठीक है, दैट इज 3.51, दैट इज 3.51, चलिए। इसके अलावा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी हाई होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ बुक्स में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, वैसे तो 2.45 होता है, बट कुछ जगह 2.4, कुछ जगह 2.5, ये सब दिखाता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने की वजह से, अच्छा होने की वजह से हम बोलते हैं जो डायमंड होता है वो क्या शो करता है, इट शोज ब्रिलियंस। ब्रिलियंस का मतलब क्या है, जब आप डायमंड को प्रॉपरली कट करते हैं, प्रॉपरली पॉलिश करते हैं। आई एम नॉट वेयरिंग डायमंड, वरना मैं दिखा देती, अभी इतनी अमीर नहीं हुई कि डायमंड की रिंग पहन लूं। सो डायमंड जो होता है जब हम उसको प्रॉपर एंगल पे कट करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो वो TIR आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में शायद, TIR, हाँ बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी। सो आपका जो डायमंड होता है वो ब्रिलियंस शो करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है ना, हाँ, TIR शो करता है। जब लाइट पड़ती है तो आपने देखा होगा TIR हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो चमकता हुआ दिखता है, ब्रिलियंस शो करता है। चलिए, यहां तक प्रॉपर्टी लिखी, नेक्स्ट चलूं। अभी प्रॉपर्टी कर रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टी कर रहे हैं, यूजेस पे भी आऊंगी। यूजेस पे तो सबसे शादी में हम देंगे आपको, ठीक है, निर्भय दे देना, थैंक यू, जब दे दोगे तब बोलूंगी। चलो फोर्थ लिखें, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। डायमंड जो होता है बेटा, इट इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यही है, डायमंड जो होता है, डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये बिल्कुल कंडक्ट नहीं करता, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे? या तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बेटा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है फ्री आयंस की वजह से। आयंस तो बन नहीं सकते, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट नहीं था। सो डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट it is a very good conductor of heat। हीट का ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत हाई होती है, बहुत ही हाई होती है। कॉपर वायर की, कॉपर की ऑलमोस्ट 5 टाइम्स होती है डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी। ऐसा क्यों है यार? हीट कंडक्ट करने के लिए आई डोंट थिंक हमें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा हीट कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, यही होता है। जंप होती जाती है हीट, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर होती जाती है। और आपने पढ़ा भी होगा, अगर हम आयरन रॉड या किसी रॉड को एक एंड से गर्म करना, हीट करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ देर बाद पूरी रॉड गर्म हो जाएगी, यहां तक एंड तक गर्म हो जाता है ना। सो डायमंड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज ऑफ दी लैटिस वाइब्रेशंस, या फिर आप एटॉमिक वाइब्रेशंस भी बोल सकते हैं। लैटिस वाइब्रेशंस या फिर क्या हो जाएगा? एटॉमिक वाइब्रेशंस हो जाएगा। सो 3D स्ट्रक्चर जब बनता है तो बेटा लैटिस ही तो होता है। लैटिस क्या होता था? 3D अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? एक से दूसरे कार्बन में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे में हीट क्या होती जाएगी? ट्रांसफर होती जाएगी। सो डायमंड जो होता है वो बहुत ही बढ़िया क्या कंडक्ट करता है? हीट कंडक्ट करता है। द कंडक्टिविटी ऑफ हीट इज 5 टाइम्स दैट ऑफ कॉपर। और हीट की कंडक्शन क्यों आ रही है? क्योंकि वाइब्रेशंस हो रही हैं।
एक से दूसरे में हीट ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और आपने ये शायद सुना होगा कि डायमंड को हम यूज करते हैं ग्लास कट करने के लिए, मार्बल्स कट करने के लिए। जो टूल्स होते हैं जिनमें डायमंड की टिप होती है वो ओवर हीट नहीं करती। ओवर हीट क्यों नहीं करती? क्योंकि डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई है। एक से दूसरे में क्या ट्रांसफर करता जाता है? हीट ट्रांसफर करता जाता है। जिसके साथ मेरा पेन गिर चुका है ना। ज्यादा जोश में आ गई मैं पढ़ाते पढ़ाते। So because of the lattice vibrations, it is a very good conductor of heat. इस पे जरा हम स्टार मार्क कर दें क्योंकि मुझे पता है तुम भूल जाओगे। चलो अब बात करते हैं डायमंड के यूजेस पे कि डायमंड यार कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहला तो ऑफ कोर्स डायमंड आपका कहां पर यूज होता है? ज्वेलरी बनाने के लिए। सो इट इज यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, प्रेशियस जेमस्टोन्स की तरह यूज होता है। इसके अलावा यूज्ड इन स्पेशल सर्जिकल नाइव्स, यूज्ड इन स्पेशल सर्जिकल नाइव्स, है ना। सो आपने पढ़ा होगा जो कैटरैक्ट होता है, कैटरैक्ट इवन लेजिक में भी बहुत जगह पे ऐसा होता है। कैटरैक्ट में आपको पता है आपका लेंस जो होता है, आई लेंस, वो मिल्की हो जाता है, जिसको हम हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। सो स्पेशल सर्जिकल नाइव्स होते हैं क्योंकि डायमंड बहुत शार्प होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है। तो इसलिए हम वहां पे क्या करते हैं, कैटरैक्ट की सर्जरी में जो आपका लेंस होता है उस लेंस को क्या करा जाता है, टर्बिड लेयर को रिमूव करा जाता है, वी रिमूव इट। तो वहां पे भी आपके जो नाइव्स यूज हो रहे होते हैं सर्जरी के अंदर, दे आर स्पेशली मेड ऑफ डायमंड बिकॉज ऑफ द शार्पनेस। डायमंड इज वेरी शार्प, ठीक है। इसके अलावा डायमंड यूज होता है आपका, इट इज यूज्ड टू कट ग्लास, मार्बल एटसेट्रा। ग्लास कट करने के लिए तो जो आपके कटिंग टूल्स होते हैं उसमें भी डायमंड की टिप होती है, वो ओवर हीट नहीं होती क्योंकि आपका डायमंड बहुत ही अच्छा हीट कंडक्ट करता है। सो आपका डायमंड वहां पे भी यूज हो रहा होता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन मेकिंग डाइज। ये डाइज, ये वाला भी लिखा जाता है, कुछ जगह ये भी होता है। ये डाइज बेसिकली बेटा क्या होता है, दीज आर बेसिकली टू ड्रॉ थिन वायर्स, वेरी थिन वायर्स ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल की बहुत पतली पतली तारें ड्रॉ करने के लिए आपका यूज होता है, ठीक है। सो डायमंड इज यूज टू ड्रॉ थिन वायर्स ऑफ मेटल। और आपने देखा होगा जो पहले 10 रुपए वाले बल्ब आते थे, अब तो आपके एलईडी बल्ब्स यूज हो रहे होते हैं। सो पहले वाले जो बल्ब्स होते थे उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता था। टंगस्टन के फिलामेंट में जो बेटा टंगस्टन होता है वो बहुत पतला होता है। तो वो इतनी पतली तार ड्रॉ करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? डायमंड को यूज करते हैं। सो टू ड्रॉ थिन वायर्स ऑफ मेटल, एग्जाम्पल में दे देते हैं टंगस्टन फिलामेंट इन बल्ब। तो वहां पे भी आपका क्या यूज होता है? डायमंड यूज होता है टू ड्रॉ डाइज, टू ड्रॉ थिन वायर्स, ठीक है। यहां तक फटाफट से नोट करो, ग्रेफाइट पे चले फिर। हाँ, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लिख देती हूँ। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोर्स बहुत हाई होता है। डायमंड ग्रेफाइट दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा ग्रेफाइट की। चलिए ग्रेफाइट की बात करते हैं। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन is attached to 3 other
carbon atoms. Each carbon is attached to 3 other carbon atoms, forming in hexagonal rings, forming a two-dimension sheet-like structure, forming a डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इट्स अ 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर. सो हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में होता है, 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है. और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां से आया पहले समझो. ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन कितनी कार्बन से जुड़ी होती है यार, 3 से. अब कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 4 है यार, 4 है, बट 3 ही जुड़ रहे हैं, यानी 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं ना यार. ये बात तो क्लियर है, 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं. तो चौथा इलेक्ट्रॉन, ये जो 4th इलेक्ट्रॉन है, दिस 4th इलेक्ट्रॉन, ये ग्रेफाइट के केस में कैसा होता है, फ्री. तुम्हें फ्री छोड़ दिया जाए तो तुम पागल हो जाओगे, आतंक मचा दोगे. ऐसे ग्रेफाइट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है. फ्री होता है तो एकदम आतंक मचा देता है, पागल ही हो जाता है बिल्कुल ही. इधर से उधर से इधर घूमता रहेगा, डीलोकलाइज होता रहेगा. सो ईच कार्बन इज अटैच्ड टू 3 other carbon atoms, forming a 2D sheet like structure, and fourth electron is mobile and delocalize over the whole sheet. पूरी शीट में ये जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है ये घूमता रहता है. हर कार्बन पर यार एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, हर कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ना यार. अब ध्यान से स्ट्रक्चर समझना, देखो यार, ये ऐसे हेक्सागोनल शीट बना रहा होता है. ठीक है, हर कार्बन का 3 बॉन्ड बना होगा इस तरह से. ध्यान से समझो यार, इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स, इस कार्बन के 3 बॉन्ड, इसके, तो हर किसी पे एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा. इस 4th इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरह से डॉट से दिखा दिया, 4th इलेक्ट्रॉन फ्री होगा. अब ये जो 4th इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये डीलोकलाइज हो सकता है. डीलोकलाइज होगा तो पाई बॉन्ड बना सकता है. तो यहां पे पाई बॉन्ड बन सकता है, यहां पाई बॉन्ड बन सकता है, यहां पाई बॉन्ड बन सकता है, या फिर रेजोनेंस हो सकता है. ये इधर, ये इधर, ये इधर घूम जाए, ये घूम जाएगा तो इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड आ सकता है. तो अगर आप ग्रेफाइट के केस में बॉन्ड लेंथ देखोगे तो जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ आता है यहां पर, यहां पे जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ है वो 141.5 पिकोमीटर है. ना वो पूरी तरह सिंगल है, सिंगल होता तो 154 होता, डायमंड जितना ही होना चाहिए था ना. एग्जैक्टली डबल है, क्योंकि डबल का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 134 पिकोमीटर होता है. बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन सिंगल एंड डबल के है, इन बिटवीन सिंगल एंड डबल के है. तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है. आपका बॉन्ड लेंथ ना पूरी तरह सिंगल का है ना पूरी तरह डबल का है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन होता है. ठीक है, चलो. सो 4th इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, डीलोकलाइज होता रहता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंपार्ट करता है. इसके अलावा अगर आप देखेंगे बेटा, ये एक शीट है, ये एक शीट है, ये एक शीट है. शीट के अंदर तो कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं. फिर होता क्या है, एक शीट का स्ट्रक्चर, दूसरी शीट का स्ट्रक्चर, तीसरी शीट का स्ट्रक्चर, चौथी. अब जो शीट के बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है. तो शीट के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, ये जो डॉटेड लाइन से शो हो रखी हैं, ये जो फोर्सेस हैं यहां पर, ये कौन सी फोर्सेस होती हैं बेटा, ये वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं. वैन डर वाल्स फोर्सेस कौन सी थी, आपकी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. तो क्योंकि लेयर्स के बीच में जो फोर्स होता है वो वैन डर वाल फोर्स है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से लेयर्स एक दूसरे पे क्या कर जाती हैं, स्लाइड कर जाती हैं. और तभी हम बोलते हैं कि ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हीट कंडक्ट करता है, सॉफ्ट होता है. बातें समझ आई?
बातें समझ आई? लेयर के अंदर तो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि ऑफ कोर्स कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखा है, तो लेयर में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, बट बिटवीन द लेयर्स जो लेयर्स है, द लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडरवाल फोर्स, एंड लेयर्स जो होती है वो एक दूसरे पे क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। ठीक है, सो यहां पे लिखें दी हेक्सागोनल लेयर्स। स्ट्रक्चर समझना बेटा ग्रेफाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड तो आसान सा है, इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी दिक्कत आती है लोगों को। द हेक्सागोनल लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक van der Waals forces and they slip over one another। ये एक दूसरे पे क्या करती हैं, आपका स्लिप करते हैं, स्लाइड करते हैं। फटाफट से बताओ बेटा, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ग्रेफाइट के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यार? What is going to be the hybridization? जल्दी बताओ। अभिषेक पांडे, देव, देवांजन, very nice. The hybridization here is going to be sp2 hybridization। ठीक है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ 141.5 पिकोमीटर, बट जो लेयर्स होती है उनके बीच का जो डिस्टेंस, वैंडरवाल डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है आपका, 340 पिकोमीटर। सो लेयर्स आर हेल्ड बाय वीक फोर्सेस, विद इन द लेयर देयर आर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। यहां तक नोट कर लिया, चलें प्रॉपर्टीज पे ग्रेफाइट के फिर यूजेस करें। चलें प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो जो ग्रेफाइट होता है बेटा, पहला ये ओपेक होता है। डायमंड ट्रांसपेरेंट है बट ग्रेफाइट ओपेक होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो आपका कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक, तुम सबने देखा होगा पेंसिल वेंसिल में, सो इट इज ग्रेइश ब्लैक। ठीक है, इसके अलावा डायमंड जो होता है वो कैसा होता है, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, जबकि डायमंड जो होता है वो काफी हार्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेफाइट जो होता है इट इज अ गुड कंडक्टर, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोनों चीजें बहुत ही बढ़िया कंडक्ट करता है। डायमंड हीट बहुत अच्छी कंडक्ट करता है बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं। ग्रेफाइट हीट भी बहुत अच्छी कंडक्ट करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक है, इसके अलावा ग्रेफाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं अगर मैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो आपकी होती है नियर अबाउट 2.22। ठीक है, डायमंड का 3.51, इसका 2.22 के अराउंड होता है। और ग्रेफाइट का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दिस ऑल्सो हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि लेयर के अंदर जो बॉन्ड्स है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स है, उनको तोड़ने के लिए आपका हीट चाहिए होगा, अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होगा। हाँ, ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। चलिए यूजेस बताएं बेटा, ग्रेफाइट कहां कहां इस्तेमाल होता है? सब तुमने पढ़ रखा है पहले, कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूं मैं इसके अंदर। ग्रेफाइट कहां कहां यूज होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है तो इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज होता है इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ग्रेफाइट की रॉड्स यूज होते हैं, सो इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है मशीनरी पार्ट्स में। ठीक है, और उन मशीनरी पार्ट्स में यूज होता है जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। एक ने बिल्कुल सही कहा, इट इज ऑल्सो यूज टू मेक कोर ऑफ लेड पेंसिल्स, टू मेक कोर ऑफ लेड पेंसिल्स। ठीक है, सो लेड पेंसिल्स में हम क्या करते हैं, जो आपका ग्रेफाइट होता है उसको आपका क्ले के साथ और वैक्स के साथ मिक्स करते हैं,
और आपका कोर ऑफ लेड, क्योंकि ये पेपर को ब्लैक मार्क करते हैं, इसको ब्लैक प्लम्बगो भी बोलते हैं। सो आपकी जो पेंसिल्स होती हैं उनके अंदर लेड नहीं होता, द ग्रेफाइट इज देयर। इसके अलावा आप देखेंगे ग्रेफाइट जो होता है वो आपका लश्चरस भी होता है। अभी अगर पेंसिल हो, पेंसिल को कॉपी में घिसना और तुम देखोगे तो तुमको शाइन करता हुआ दिखेगा। ठीक है, नोट हो गया। चलें आगे। हमारी प्यारी पेंसिल। अब तो पेंसिल से मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं कुछ लिखती हूँ, सालों हो गए। पहले कितना क्रेज होता था पेंसिल का, वो वाली चाहिए होती थी, कौन सी, लेड वाली पेंसिल ना, जो 0.5 mm और 0.7 mm की लेड आती थी, उसमें भी ऐसा होता, इतनी फैंसी फैंसी पेंसिल लेकर आते थे। चलिए थर्ड कर रहे हैं बेटा, फुलरीन्स। ये आप एनसीईआरटी में लिख लेना, मार्क कर लेना, या पॉइंट्स में लिखना है लिख लो, क्योंकि यहाँ से सवाल तो कुछ ऐसा नहीं आता, मेन स्ट्रक्चर ही पढ़ना है हमको, वो भी हमें C60 का पढ़ना है। चलिए, सो फुलरीन की बात करें तो फुलरीन कैसे बनता है? बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क, यानी आप ग्रेफाइट को हीट करते हो, इलेक्ट्रिक आर्क यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस सच एज हीलियम और आर्गन, ताकि कुछ और प्रोडक्ट ना बने, इसीलिए हम इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराते हैं। सो जो सूटी मटेरियल मिलता है फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपराइज्ड कार्बन एन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, होता क्या है? अब देखो ग्रेफाइट भी आपका कार्बन से ही बना हुआ है। सो जब हम ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क पास कराते हैं, तो कार्बन जो होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। फिर जब वो वेपर से वापस कूल डाउन होता है, कंडेंस बैक होता है, तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कंडेंस बैक होता है, जिसमें मेनली आपका C60 बनता है, थोड़े अमाउंट में C70। इसके अलावा आपके ट्रेसेस ऑफ और फुलरीन्स भी बनते हैं विद कार्बन एटम्स अप टू 350 और अबव। ठीक है, इसके अलावा याद रखना यार, फुलरीन्स ऑलवेज कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आपको ऑड नहीं मिलेगा। C60, C70, C80, C100, C200, C350 और अबव, बट इट विल ऑलवेज हैव इलेक्ट्रिक आर्क। बेटा आर्क कैसे समझाऊं? फ्लेम की तरह होता है, इलेक्ट्रिसिटी, प्लाज्मा बेसिकली, अगर आपको 9th में याद हो, जहां पे प्लाज्मा क्रिएट होता है, बहुत हाई टेम्परेचर अचीव होता है। ठीक है, सूटी तो लिखा है, स्कूटी थोड़ा ना लिखा है यार। चलिए, सो फुलरीन्स जो होते हैं दे आर दी ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स। इसके अलावा याद रखना यार, डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी स्ट्रक्चर कभी खत्म नहीं होगा, कार्बन 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 जुड़ती जाएंगी। इसके अलावा आपका जो ग्रेफाइट होता है वो भी स्ट्रक्चर कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होता। बट जो फुलरीन्स होते हैं ये टर्मिनेटिंग है। C60 मतलब 60 कार्बन है, C70 मतलब 70 कार्बन है, तो वो आपके टर्मिनेटिंग होंगे। सो फुलरीन्स जो होते हैं दे हैव केज लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आपने फुटबॉल देखी हो, आई एम श्योर देखी होगी, सो इट हैज अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज अ सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। और जो सबसे स्टेबल या सबसे पहला फुलरीन जो सबसे स्टेबल सिंथेसाइज हुआ था वो आपका कौन सा हुआ था? C60। इट वॉज सिंथेसाइज्ड बाय 3 साइंटिस्ट, क्रोटो स्मैली, SMALLEY, क्रोटो स्मैली एंड रॉबर्ट कोल। सो इन 3 ने मिलके ये कंपाउंड डिस्कवर करा था। C60 वॉज द फर्स्ट स्टेबल फुलरीन, सबसे पहला स्टेबल फुलरीन जो सिंथेसाइज हुआ था। इसको बकमिंस्टर फुलरीन क्यों बोलते हैं? इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाय बकमिंस्टर, ये कोई साइंटिस्ट नहीं था। जो बकमिंस्टर था, बकमिंस्टर ये आपका क्या था बेटा? US आर्किटेक्ट था एक। ठीक है, तो इस US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर ने एक डोम बनाया था। उस डोम का जो शेप था, उसका स्ट्रक्चर और ये जो फुलरीन था C60, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो था वो सेम था। जब हम XRD करते हैं, XRD होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन, जो आपको मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बताता है ना, जिससे हमें स्ट्रक्चर शेप पता लगती है। तो जब हमने C60 का स्ट्रक्चर पढ़ा तो देखा गया कि भाई बकमिंस्टर ने जो US के अंदर डोम बना रखा था,
उसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम था, इसीलिए हम इसको और क्या बुलाते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन। बट याद रखना, बकमिंस्टर कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं था, ये उसने डिजाइन नहीं करा था, उसने डिस्कवर नहीं करा था। द डोम हैज द सिमिलर शेप एज दैट ऑफ C60 फुलरीन, इसको हम बकमिंस्टर फुलरीन, इसके अलावा इसको हम बकी बॉल भी बुलाते हैं, ठीक है। सो बकमिंस्टर फुलरीन, इट हैज अ सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद स्ट्रक्चर अभी पढ़ते हैं, C60 ही पढ़ना है हमको। जितने भी ये फुलरीन्स होते हैं ये डार्क कलर्ड सॉलिड्स होते हैं, पानी के अंदर इनसोल्यूबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर जाते हैं। सो आपका जो C60 होता है, जब हम इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो पर्पल कलर का सोल्यूशन देता है, ठीक है। चलिए C60 की अगर मैं बात करूं बेटा, C60 ऑफ कोर्स कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगी। इसके अंदर आपकी 20 कौन सी रिंग्स होती हैं, हेक्सागोनल रिंग्स, 20 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, और 12 आपकी कौन सी रिंग्स होती हैं, पेंटागोनल, 5 मेंबर वाली। 20 हेक्सागोनल रिंग्स है और 12 कौन सी होती हैं आपकी, पेंटागोनल रिंग्स। अब तुम कहोगे यार मैडम कौन सी मैथ्स कर रही हो आप, 12 कार्बन, सॉरी 6 कार्बन की रिंग अगर है, 6 कार्बन की, ये वाली देखना, 1 2 3 4 5 6, ऐसी 20 रिंग है। ऐसी अगर 20 रिंग है तो 20 इंटू 6 यानी यहां पे तो 120 कार्बन हो गया, और 12 पेंटागोनल हो गया, यानी 12 इंटू 5 कितना हो गया, 5 2 10 60, यानी टोटल कार्बन एटम्स तो स्ट्रक्चर के अंदर 180 होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। बट C60 में तो कितनी कार्बन एटम्स है, 60 कार्बन एटम्स आर देयर, इट कंटेन्स 60 कार्बन एटम्स। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा फिर यार, कैसे स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर 20 हेक्सागोनल है, 12 पेंटागोनल है, तो टोटल तो 180 कार्बन होना चाहिए, बट स्ट्रक्चर में तो खाली आपकी 60 कार्बन एटम है। यानी कि सुयश ने बिल्कुल सही कहा, रिंग्स जो होंगी वो आपस में जुड़ी होंगी, तभी तो कार्बन कॉमन हो जाएगा। हाँ बेटा लिखना है नेहा, ये सब लिखना है। सो यहां पर रिंग्स जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं बेटा, जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे से फ्यूज्ड होती हैं। The rings are fused with each other. चलो अब ध्यान से देखना यार, जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है, 6 मेंबर्ड रिंग, that is fused with either 6 membered or 5 membered, ठीक है। बट जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है, जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है, that only fuses का मतलब होता है joined, only fuses with 6 membered ring। यानी कि अब ध्यान से सुनो, मैंने ये क्या बात बोली, जो हेक्सागन वाली रिंग है, हेक्सागन वाली 6 मेंबर वाली, या तो वो हेक्सागन से जुड़ी होती है या वो पेंटागन से जुड़ी होती है, ठीक है। जो पेंटागन होता है वो पूरे स्ट्रक्चर में हमेशा किससे जुड़ा होता है, हेक्सागन में। यानी पूरे स्ट्रक्चर में बेटा, पूरे स्ट्रक्चर में नो 2 पेंटागोनल रिंग्स, यानी 2 पेंटागन आपको कभी साथ में नहीं मिलेंगे। नो 2 पेंटागोनल रिंग्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, ठीक है। सो C60 का एक फुटबॉल हॉलो स्फेरिकल शेप होता है। मैंने आई थिंक इसका एक बॉल एंड स्टिक मॉडल अपने इंस्टा पेज पे डाल भी रखा है, वो एक म्यूजियम में देखा था मैंने। सो वहां से वो फोटोग्राफ है, तो अगर आपको देखना हो वहां देख सकते हो, आप गूगल पे देख सकते हो। सो इट हैज अ हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर। आप ध्यान से देखोगे बेटा स्ट्रक्चर में, ध्यान से देखना, ये देखो ये पेंटागन है, ये इस वाले पेंटागन पे ध्यान देना। ये पेंटागन या तो हेक्सागन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, या तो हेक्सागन के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर ये पेंटागन आपका हेक्सागन के साथ ही जुड़ा हुआ है, इधर भी हेक्सागन के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर इधर भी देखोगे अगर आप हेक्सागन के साथ ही जुड़ा हुआ है, इधर भी हेक्सागन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो पेंटागन है, या तो वो पेंटागन हमेशा हेक्सागन के साथ ही जुड़ा होगा, पेंटागन जो होगा वो हमेशा किसके साथ जुड़ा होगा, हेक्सागन के साथ जुड़ा होगा। बट जो हेक्सागन है, वो हेक्सागन पेंटागन के साथ भी जुड़ा होगा,
हेक्सागन हेक्सागन के साथ भी जुड़ा होगा, जैसे यहां पर देखो यार, ये वाले हेक्सागन पे ध्यान देना बेटा, ये हेक्सागन पेंटागन के साथ भी जुड़ा है, ये हेक्सागन हेक्सागन के साथ भी जुड़ा है, ठीक है। सो याद रखें फुलरीन के अंदर पहला जो सवाल आता है वो इससे आता है, यू हैव 20 हेक्सागोनल रिंग्स एंड यू हैव 12 पेंटागोनल रिंग्स, पहला एमसीक्यू जो यहां से आता है। दूसरा जो 6 मेंबर्ड रिंग है हेक्सागन, वो या तो किससे जुड़ा होगा, हेक्सागन से ही, या फिर किससे जुड़ा होगा, पेंटागन से। बट जो पेंटागन है बेटा वो हमेशा किसके साथ जुड़ा होगा, हेक्सागन से ही जुड़ा होगा। यानी पूरे फुलरीन के स्ट्रक्चर में आपको 2 पेंटागन कभी साथ में नहीं मिलेंगे। यहां तक समझ आया? तो आगे चलें हम। वरना बेटा ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर है, गूगल कर लेना, वो तुम कर ही लेते हो, वहां पे मिल जाएगा आपको। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी सारे एलोट्रोप्स की, तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, हालांकि आपने अभी थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा, आप थर्मोडायनामिक्स में चीज पढ़ोगे। सो जो ग्रेफाइट होता है वो थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप होता है कार्बन का, और इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है ग्रेफाइट की वो हम 0 लेते हैं। जिनके स्कूल में अगर हो सकता है ये पढ़ लिया हो तो उनको शायद पता होगा कि जो एंथैल्पी होती है ऑफ प्योर सब्सटेंसेस दैट इज टेकन एज 0, ठीक है। सो ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज टेकन एज 0, बट जो डायमंड है या फुलरीन है उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू होती है, जैसे डायमंड की 1.90 किलो जूल पर मोल, फुलरीन का 38.1 होता है। इसके अलावा जो बाकी एलिमेंटल कार्बन है, जैसे कार्बन ब्लैक हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, ये सारे के सारे इम्प्योर फॉर्म से ग्रेफाइट के या फुलरीन के इनसे ही बन रहा है, ठीक है। कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कार्बन ब्लैक, लैंप ब्लैक, सूट, ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल से मिलता है। इसके अलावा चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन बाय हीटिंग वुड। चारकोल कहां से मिलता है, जब आप वुड को हीट करते हैं। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा यार डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता था, आप बहुत स्ट्रांगली हीट करते थे इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो कोक मिलता था आपको कैसे, जब आप कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो, और आपको चारकोल कैसे मिलता है, जब आप वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो, ठीक है। सो चारकोल ऑब्टेन होता है बाय हीटिंग वुड एंड कोक ऑब्टेन होता है बाय हीटिंग कोल रिस्पेक्टिवली इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बुलाते थे। पेट्रोलियम में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैरी आउट करते हैं, कोल में हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैरी आउट करते हैं, ठीक है। इसको लिखना है लिख लो, वरना एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव प्रॉब्लम इन दिस। इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं बेटा, और आज का टॉपिक खत्म है। आपकी क्लास बिल्कुल एग्जैक्ट 1.5 घंटे 7 बजे खत्म हो जाएगी। आर.डी. शर्मा बोल रहा है, एक तो नाम भी ऐसा है बेटा, तुम नीट वाले और तुमने मैथ्स की किताब का नाम रखा हुआ है आर.डी. शर्मा है। मेरे प्रैक्टिकल्स हैं, विश मी ऑल द बेस्ट। चलिए यूजेस पर आते हैं। हालांकि मैं यूजेस मेजॉरिटी पहले ही कवर कर चुकी हूँ। सो आपका ग्रेफाइट के जो फाइबर्स होते हैं वो यूज होते हैं प्लास्टिक मटेरियल में, लाइट वेट कॉम्पोजिट्स बनाने के लिए यूज होता है। इसके अलावा टेनिस रैकेट्स बनाने के लिए यूज होते हैं, फिशिंग रॉड्स, एयरक्राफ्ट, कैनोएज। इसके अलावा बीइंग गुड कंडक्टर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज होता है, बैटरीज में यूज होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल यूज होता है इन एड्सॉर्बिंग। अब भाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्सॉर्प्शन, है ना। तुमने वो वाला ऐड देखा होगा यार, तुमने पॉन्ड्स का ऐड देखा, पॉन्ड्स का ही है ना, हाँ, जिसमें एक ग्लास के अंदर गंदा पानी होता है, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं, सारा का सारा इंप्योरिटीज वो चारकोल अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पानी एकदम क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज सरफेस पे ही रहती है। एब्जॉर्प्शन जब कोई चीज बल्क तक एंटर करती है। सो एब्जॉर्प्शन एक्टिवेटेड चारकोल यूज होता है टू एब्जॉर्ब द पॉइजनस सब्सटेंसेस या पॉइजनस गैसेस। also used in water filters में यूज होता है,
कार्बन ब्लैक आपका ब्लैक पिगमेंट की तरह यूज होता है, फिलर की तरह यूज होता है। इसके अलावा कोक आपका फ्यूल की तरह यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर। और डायमंड आपका प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी बनाने के लिए डायमंड की जो प्योरिटी होती है वो हम कैरेट्स में मेजर करते हैं, एंड 1 कैरेट हियर इज 200 mg। गोल्ड की जो होती है वो 24 कैरेट होता है, 100% प्योर गोल्ड। डायमंड की प्योरिटी 1 कैरेट विच इज इक्वल टू 200 mg। डायमंड की प्योरिटी अलग तरीके से मेजर होती है, गोल्ड की अलग तरीके से होती है। यूजेस से आज सच क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता तो होना चाहिए। आप इतनी चीजें पढ़ रहे हो, डे टू डे लाइफ में कौन सी चीज कहां पर इस्तेमाल हो रही है ना। चलिए, सो आज की क्लास में इतना ही पढ़ रहे हैं। होमवर्क में कल की क्लास तक बेटा 316 से 319, यानी आज जितना पढ़ाया है ये एनसीईआरटी के वो पेजेस है, इनको आज की क्लास में के बाद एक बार पढ़ लेना। आज की क्लास की डीपीपी सॉल्व करना। कल की क्लास में मिलेंगे, कंपाउंड्स करेंगे कार्बन के, सिलिकॉन के, और सैटरडे को पीवाईक्यू करेंगे। बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।